आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसा कि अभी अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने चीजें पढ़ी, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, है ना, ये सब चीजें पढ़ी थी। देन चेंजेस में क्या क्या चेंजेस हो रहे थे अपन ने वो चीजें पढ़ी। अब आज पढ़ना अपने को क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक। अब अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके ऑर्गन्स की बात करो कि इसमें इसको दो तरीके से इसने ऑर्गन को डिवाइड किया है ना। एक तो इसने बोला है क्या? प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और एसेसरी या सेक्स ऑर्गन, या तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक। लेकिन इसने इसको दो तरीके से और क्लासिफाई किया है। एक एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और एक इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करोगे तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत क्या क्या आता है? एक तो टेस्टिस आता है और दूसरा सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये किसके अंतर्गत है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत अगर आप बात करो तो सिर्फ क्या है? टेस्टिस। लेकिन एसेसरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड पेनिस, ठीक है। वहीं पे अगर आप एक्सटर्नल और इंटरनल के बेस पे बात करो, इसके अंतर्गत एक्सटर्नल और इंटरनल के बेस पे बात करो तो एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या मिलेगा अपने को? एक्सटर्नल में एक आ जाएगा क्या? जो बाहर की ओर है, एक स्क्रोटम, ठीक। उसमें अपने को क्या मिलेगा? स्क्रोटम में स्क्रोटम, पेनिस और यूरेथ्रा। एक्सटर्नल जो कि बाहर की ओर है ना, क्या क्या? स्क्रोटम, पेनिस और यूरेथ्रा, ठीक। वहीं पे आप इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन की बात करोगे तो अपने को क्या क्या मिलेगा? टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर अपन इसको डायग्राम के बेस पे अगर देखें, ठीक है, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, देखो ठीक। ये क्या? एक मेल बॉडी है, ठीक। अब बनी बात है एक्सटर्नल, क्या? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की अगर बात करो तो एक क्या चीज है? स्क्रोटल सैक, जो बनी बात है बाहर की ओर प्रेजेंट होता है, बाहर की ओर प्रेजेंट है, जिसे अपन उसको बोल रहे हैं क्या? स्क्रोटम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो एक मेन चीज है कि जो यूरेथ्रा है वो दो चीज का पार्ट है। यूरेथ्रा एक रिप्रोडक्टिव का ही पार्ट है और दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट है। जो यूरेथ्रा है वो दो चीजें, मतलब यूरेथ्रा पेनिस जो अगर अपन बात करें तो वो दो चीज का पार्ट है ना। वो अपने रिप्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और एक्सक्रीशन के लिए, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है यूरिन के थ्रू जो बाहर एक्सक्रीट आउट होता है वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर होता है। तो ये जो यूरेथ्रा है वो दोनों चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो बनी बात ये क्या हो गया? मेल में स्क्रोटम, देन मिलेगा क्या? पेनिस। अगर अपन इसको लेटरल व्यू के बेस पर देखें, ठीक है, तो लेटरल व्यू में अगर आप देखो साइड से तो ये क्या हुआ? यूरिनरी ब्लैडर, है ना, और ये यूरेथ्रा, ठीक। देन अगर ये मान लो एक साइड का मान लेते क्या? स्क्रोटम, है ना, एक्सटर्नल, दोनों साथ में देखेंगे। ये क्या हो गया? स्क्रोटम। देन स्क्रोटम के बाद अंदर की ओर प्रेजेंट है क्या? टेस्टिस। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में क्या मिला अपने को? एक तो स्क्रोटल सैक, ये क्या हो गया? स्क्रोटल सैक, है ना, और ये क्या हो गया? यूरेथ्रा या और
पेनिस, है ना, क्योंकि फ्रंट वाले हिस्से को क्या बोलते हैं अपन, पेनिस बोलते हैं, जो पूरा पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसमें ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा प्रेजेंट होती है। अब देखो ये जो अपनी, अब इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, किसकी बात कर रहे हैं अपन, इंटरनल। तो एक्सटर्नल में क्या क्या मिला, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में नाम बताओ। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में अपने को स्क्रोटम, पेनिस और यूरेथ्रा, है ना, ये तीन चीजें मिली। वहीं पे अगर अपन बात करें इंटरनल की, किसकी, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन की, तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में अपने को क्या क्या मिल रहा है, एक तो टेस्टिस, क्या, टेस्टिस, ठीक, टेस्टिस के बाद अपने को और क्या मिलेगी, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक, सेमिनल वेसिकल्स, और सेमिनल वेसिकल्स के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और टेस्टिस। तो यहां पे क्या हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कैसे ऑर्गन हो गए, इंटरनल ऑर्गन हो गए, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बनी बात है, ये आपस में कनेक्ट होते हैं, है ना। अब उसमें भी अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि जैसे ही बात करूं, ये क्या हो गया, टेस्टिस, ठीक। अब यहां से काफी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है किसका बना हुआ है, लोब्यूल का बना हुआ है ना। तो अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक टेस्टिस हो गया, अब इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, लोब्यूल्स प्रेजेंट है, जहां से निकलनी क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फॉर्म करते हैं क्या, रेड टेस्टिस, क्या फॉर्म करती है, रेड टेस्टिस। रेड टेस्टिस मिलकर क्या फॉर्म करती हैं, वासा इफ्रेंस, वासा इफ्रेंस, और वासा इफ्रेंस फॉर्म करता है क्या, एपिडेडमिस, और एपिडेडमिस आगे चल के वासा डिफरेंस क्या फॉर्म करता है, वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस, सॉरी, क्या, वास डिफरेंस। देन वास डिफरेंस आगे की ओर आकर किससे मिलता है, सेमिनल वेसिकल की डक्ट से, है ना, जो कि आगे चल के मर्ज होकर फॉर्म कर लेती है क्या, एजुकुलेटरी डक्ट, है ना। और ये एजुकुलेटरी डक्ट आकर खुलती है कहां, प्रोस्टेट ग्लैंड पे, है ना, कहां पे, प्रोस्टेट ग्लैंड पे। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड से ओपनिंग कहां हो गई, यूरेथ्रा में, और जो सीमेन था वो एजुकुलेट हो गया, ठीक। तो ये जो इसके ऑर्गन अपन ने क्या क्या देखे, स्क्रोटम भी देखा, पेनिस भी देखा, यूरेथ्रा भी देखा, ठीक। यहाँ पे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में हमने टेस्टिस भी देखा, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, टेस्टिस की। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं किसको, टेस्टिस को, कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो एनाटॉमिकली एंड इंटरनल, उसकी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी टेस्टिस तो है, क्योंकि बनी बात है जो अपने वो स्पर्म है वो कहां बनते हैं, टेस्टिस में ही डेवलप होते हैं। तो ये टेस्टिस में इसका जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है, चलो। तो क्या, टेस्टिस, ठीक। अब टेस्टिस की अगर बात करो तो ये क्या है, टेस्टिस जो सब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना। टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि किस शेप का होता है, बेसिकली ओवॉइड शेप का होता है, जिसका अगर आप इसके वेट की बात करो तो इसका वेट लगभग 15 से 20 ग्राम के आसपास अपने को देखने मिलेगा लगभग, ठीक है। देन अगर अपन इसके लेंथ की बात करें, ठीक, तो जो टेस्टिस है अपनी बात है किस शेप का, ये ओवॉइड शेप का है, ठीक। वजन इसका कितना है, एक तो इसका शेप कैसा हो गया, ओवॉइड शेप। वेट की अगर आप बात करो तो वेट लगभग कितना होगा, 15 से 20 ग्राम, ठीक है, अबाउट 15 to 20 ग्राम। और अगर आप इसके लेंथ की बात करो तो इसकी लेंथ लगभग कितनी होती है, लेंथ 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर, है ना। जो इसकी हाइट होती है लगभग कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी विड्थ होती है वो लगभग कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर, ठीक। देन इसके बाद अगर अपन इसकी लोकेशन की बात करें तो अपन ने इसकी लोकेशन देखी, लोकेटेड कहां है, स्क्रोटम पे। कहां लोकेटेड है, स्क्रोटम पे। अब इस टेस्टिस के अंदर, है ना, एक टेस्टिस में अपने को लगभग 900 से
लगभग 900 या 900 से ज्यादा अपने को कॉइल्ड शेप की, कॉइल्ड शेप इसलिए ऐसा क्यों बोला, कॉइल्ड शेप की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलेगी। क्या मिलेगी? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब कॉइल्ड शेप क्यों? क्योंकि वो कुछ इस तरीके की प्रेजेंट है ना। कैसे प्रेजेंट है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, ऐसा है ना। मतलब जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से पूरे उसमें अरेंज है, इसलिए उसने इसको क्या बोला है, कॉइल्ड शेप। जैसे कॉइल होती है ना, जो ऐसे सर्कुलर होती है तो कॉइल बोलते हैं क्योंकि वो जलते जाती है, घूमते जाती है ना। सेम वैसे ही कि अगर आप इस छोर से देखो तो ये कंटिन्यूएशन में, इसलिए अपन इसको बोलते हैं। तो ये जो है ये करीब आपको अराउंड लगभग 900 कॉइल्ड ट्यूब से बनी हुई होती है। और ये जो कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये प्रेजेंट कहां होती है, आपके लोब्यूल में। कहां? लोब्यूल में, जो कि लगभग 200 से 300 लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं आपके टेस्टिस पे। ठीक है, कहां पे? टेस्टिस पे। मतलब अब ये लोब्यूल, अब लोब्यूल की अगर बात करो तो जो लोब्यूल है, अब स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ा लो, देखो ठीक है। ठीक, ये कैसा हो गया, ओवॉइड शेप का स्ट्रक्चर हो गया, जिसकी लेंथ लगभग कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। जो कि पहली चीज तो लोब्यूल, किसकी बात करें अपन, लोब्यूल की। तो लगभग इसमें कितने लोब्यूल प्रेजेंट है, 200 से 300। अब ये लोब्यूल मतलब लोब्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा, लोब्स की बात कर रहा। तो आप अगर लोब्यूल की बात करो तो लोब्यूल देखो, ये ऐसे लोब्यूल अपने को देखने ठीक, ये ऐसे लोब्यूल अपने को देखने मिलेंगे, जिनकी संख्या लगभग कितनी है, 200 से 300, 200 से 300 ये लोब्यूल प्रेजेंट है एक टेस्टिस पे। ठीक, अब इन्हीं टेस्टिस पे, जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि इन्हीं टेस्टिस पे क्या प्रेजेंट है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या प्रेजेंट है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो कि किस शेप की है, कॉइल्ड शेप की है ना। किस शेप की है, ये हो गई क्या, सेमनीफेरस, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो कि हर एक लोब्यूल से निकल रही है। ठीक, अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहां आई, बाहर निकल रही है, क्योंकि बनी बात है क्या कर रही है, स्पर्म का फॉर्मेशन। ये क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन बेसिकली कहां होता है, इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पे। ठीक, ये जो हिस्सा है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, मिडिस्टिनल पार्ट ऑफ टेस्टिस। क्या, मिडिस्टिनल पार्ट ऑफ टेस्टिस। ठीक, अब देखो यहां से अगर, अब जहां पे ये टेस्टिस की क्या हो रही है, ओपनिंग हो रही है, आ रहे हैं सब। अब ये टेस्टिस फॉर्म करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, रेड टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेड टेस्टिस। क्योंकि प्रेजेंट कहां है, ये टेस्टिस पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, टेस्टिस पे प्रेजेंट है, तो अपन ने क्या बोला उसको, रेड टेस्टिस। अब ये रेड टेस्टिस देखो
अब इनकी ये भी क्या होंगे, ये रेड टेस्टिस मतलब जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आकर खुल कहां रहे हैं, रेड टेस्टिस वाले पार्ट पे। तो अब ये रेड टेस्टिस जो है काफी करीब 9 से 20 का स्ट्रक्चर है ना, 10 से 20 का स्ट्रक्चर किसका बनता है, रेड टेस्टिस का बनता है। और ये स्ट्रक्चर आगे चल के फॉर्म क्या करता है आपका, वॉसा इफरेंस। क्या बन गया, वॉसा। अब तुम देखो यहां से जो मल्टीपल स्ट्रक्चर निकल के आ रहा था, अब इन्होंने कुछ फॉर्म कर लिया, क्या, वॉसा इफरेंस। ये वॉसा इफरेंस, तो अगला स्ट्रक्चर क्या हुआ, वॉस इफरेंस। क्या हुआ, वॉस इफरेंस। देन ये वॉस इफरेंस आगे चल के है ना, इनकी ओपनिंग कहां होगी, इनकी ओपनिंग कहां हो रही है, ये अगर खुल कहां गए, एपिडर्मिस वाले पार्ट पे, कहां, एपिडर्मिस पे। ठीक, तो इनकी अगर तुम ओपनिंग देखो तो ये आकर खुले कहां, वॉसा इफरेंस एपिडर्मिस पे। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्या, एपिडर्मिस। ठीक, एपिडर्मिस जो कि अपने टेस्टिस पे इस तरीके से प्रेजेंट होता है। देन ये आगे चलकर ये एपिडर्मिस, अब यहां पे स्पर्म का कलेक्शन हो गया, देन आगे कंटिन्यू होता है और अब ये बन जाता है क्या, वास डिफरेंस। क्या हो जाता है, वास डिफरेंस। ठीक, तो ये वास डिफरेंस अब आगे क्या होता है, कंटिन्यू होता है। क्या होता है, आगे कंटिन्यू होता है और आगे चल के वही आपके सेमिनल वेसिकल्स में जाकर अटैच होगा, अपने उस पे सेमिनल वेसिकल्स की डक्ट पर जाकर अटैच होगा, जो कि उसका नाम हो जाएगा क्या, दोनों जब डक्ट, एक तो वासा डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स, एक वासा डिफरेंस और दूसरी सेमिनल वेसिकल्स की जो डक्ट है जब आगे मर्ज होगी तो अब वो फॉर्म कर लेती है क्या फॉर्म कर लेती है, एजुकुलेटरी डक्ट। क्या फॉर्म करती है, एजुकुलेटरी डक्ट। और ये एजुकुलेटरी डक्ट आगे जाकर खुलती है कहां, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पार्ट पे। कहां, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पार्ट पे, और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाती है। ठीक, तो यहां पे अपन जैसे देख सकते हैं कि जो वासा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी वो रेड टेस्टिस फॉर्म किया है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने क्या फॉर्म किया, रेड टेस्टिस फॉर्म किया। रेड टेस्टिस से क्या बना अपना वास इफरेंस। क्या बना, वास इफरेंस, क्योंकि अब जो रेड टेस्टिस की मल्टीपल ब्रांच है वो ओपन कहां हुई, आपके वास इफरेंस पे। देन वास इफरेंस से जो डक्ट फॉर्म हुई वो आकर खुली कहां, एपिडर्मिस पे। और एपिडर्मिस से एक डक्ट निकल रही है जिसको अपन ने क्या नाम दिया, वास डिफरेंस। बनी बात है, ये अपन एक टेस्टिस पढ़ रहे हैं, मतलब ये दोनों, ये तो जो अपना टेस्टिस कितने हैं, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। अपन ऑर्गन पेयर ऑर्गन की बात कर रहे हैं। वास डिफरेंस कितनी है, ये भी पेयर में है, ये भी 2। ठीक, देन आप सेमिनल वेसिकल की बात करो, ये भी कितनी, 2, ये भी पेयर में। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी कितनी, ये भी पेयर में 2। पर यूरेथ्रा और पेनिस वो क्या है, अनपेयर है। स्क्रोटम वो सेप्टा में डिवाइड है। ठीक, देन अपन अब जो इसकी लेयर है ना, किसकी, टेस्टिस की। ये तो अपन ने ये देख लिया कि ये डक्ट वगैरह इसने फॉर्म की। अब अगर आप इसके टेस्टिस की लेयर की बात करो, ठीक, इसमें से अगर आप इसके लेयर को बाहर निकालो, ठीक, तो अगर अपन आउटवर्ड टू इनवर्ड बात करें तो ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक, कितनी लेयर मिली अपने को, 3 लेयर, आउटवर्ड टू इनवर्ड। कौन कौन सी, नाम बताओ, आउटवर्ड टू इनवर्ड है ना, लेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक, तो लेयर ऑफ टेस्टिस की नॉर्मल वीडियो, अरे सोचा, चलो ठीक है, हाँ नहीं वो कॉमेडी वीडियो में अपन डाल सकते हैं उसको, ठीक है। चलो, लेयर ऑफ टेस्टिस, या तो अपन इसको कवरिंग बोल सकते हैं। तो जो इसकी
लेयर है ना, अपन उसको कैसे देख रहे हैं, आउटवर्ड टू इनवर्ड, आउटवर्ड टू इनवर्ड मतलब VAV, ठीक। ट्यूनिका वेजाइनलिस पहली लेयर कौन सी है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, दूसरी ट्यूनिका एल्बुजिनिया और तीसरी है ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ठीक। पहली लेयर कौन सी है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, दूसरी लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया और तीसरी लेयर ट्यूनिका अपनी वेस्कुलोसा, ठीक। अब यहां पे आप देखो जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है, ठीक, जो सबसे बाहर क्लियर है, वो बनी हुई है किसकी, मेसोथीलियम की। एक तो ये आपका, और इसके भी फिर दो पार्ट है, ट्यूनिका वेजाइनलिस के दो पार्ट है, कौन कौन से, एक पेराइटल और एक विसरल। एक पार्ट कौन सा है, पेराइटल और एक विसरल। पेराइटल पार्ट जो कि बाहर की ओर है ना, पेराइटल पार्ट जो कि बाहर की ओर है और विसरल पार्ट जो कि अंदर की ओर अटैच्ड है। अब जो इसकी लेयर है, मेम्ब्रेन है, ये किसकी बनी हुई है, मेसोथीलियम की। मेसोथीलियम मतलब कौन सी सेल हो गई अपनी, एपिथेलियम। कौन सी, मेसोथीलियम मतलब किसकी बात कर रहा है, एपिथेलियल की बात कर रहा है, ठीक। तो जो इस पे सेल की लाइनिंग है वो किसकी है, मेसोथीलियम, किसकी, अपनी ट्यूनिका वेजाइनलिस। जन जो दूसरी लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, दूसरी लेयर कौन सी है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये किसकी बनी हुई है, फाइब्रस टिश्यू की। याद रखना जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है ये रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट के लिए, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मूवमेंट के लिए, जो सराउंड में क्या होता है, मूवमेंट होता है। देन जो दूसरी लेयर है कौन सी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रस टिश्यू। क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है। जो तीसरी लेयर होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट, उसका नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, नाम में ही रखा हुआ है वेस्कुलोसा, मतलब क्या प्रेजेंट है सबसे ज्यादा, वेसल्स। इसमें वेसल्स अपने को बहुत ज्यादा संख्या में देखने मिलेंगी, है ना। तो ये जो तीसरी लेयर है कौन सी, जो इनवर्ड है, अंदर की ओर है, कौन सी, वेस्कुलोसा, क्योंकि इसको ब्लड सप्लाई काफी चाहिए, क्यों, डेवलपमेंट के लिए, ठीक। तो यहाँ पे जो टेस्टिस की जो लेयर है वो बेसिकली आउटवर्ड टू इनवर्ड, कौन कौन सी, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक। ये तीनों लेयर अपने को देखने मिलेगी। अगर आपसे कभी इनवर्ड टू आउटवर्ड कोई पूछ ले तो ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक। तो ये इस तरीके से इसकी, अब वहीं पे जो अपन ने देखा कि इसकी जो लेयर है किसकी बनी हुई है, मेसोथीलियल की, दूसरा फाइब्रस टिश्यू की, और तीसरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स क्या है, प्रेजेंट है, ठीक। फिर वहीं पे अपन अब बात करेंगे किसकी, अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, टेस्टिस का, ठीक। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में देखा, अभी देखा कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस में अपने को क्या मिले, पहले तो लोब्यूल ऑफ टेस्टिस, है ना, जो कि कितने हैं, लगभग 200 से 300। दूसरा क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तीसरा रेड टेस्टिस, फिर वास इफ्रेंस, फिर एपिडेर्मिस, फिर वास डिफरेंस, ठीक। तो अब और साथ में यहाँ पे और क्या मिलेगा, इंटरस्टेशियल सेल ऑफ लेडिक सेल, ठीक। ये अपने को देखने मिले। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है क्या, पैरेन्काइमा ऑफ टेस्टिस। क्या कहलाता है, पैरेन्काइमा ऑफ टेस्टिस। क्या क्या मिला अपने को पैरेन्काइमा ऑफ टेस्टिस में, पैरेन्काइमा ऑफ टेस्टिस में क्या क्या मिला, एक तो लोब्यूल्स, क्या, लोब्यूल्स, दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वास इफ्रेंस, एपिडेर्मिस, क्या, वास इफ्रेंस, एपिडेर्मिस, फिर वास डिफरेंस। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है ये कहलाता है क्या, पैरेन्काइमा ऑफ टेस्टिस। अब अपन इसमें से जैसा कि अपन ये स्ट्रक्चर देखा, अब ये देखना है कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो होता कहाँ है, स्पर्म का जो सेल की। अब अपने को इसमें देखना क्या है कि जो पैरेन्काइमा में, बड़ी बात अपन ने स्ट्रक्चर देख लिया, अब एक लोब्यूल से हम उठाकर देखेंगे किसको, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को, ठीक। तो अब देखो जो ये अपनी क्या हो गई, बनी बात है, ट्यूब्यूल है मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो अंदर की ओर इसमें ओपनिंग मिलेगी, सराउंड में अपने क्या मिलेंगी, सेल्स प्रेजेंट देखने मिलेंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया एक सिंगल, आप यहां से एक स्ट्रक्चर को उड़ लो और यहां पे तुम
देखो कि ये कैसा तुमको देखने मिलेगा। मतलब जो इसके अंदर का सेल है ना, इस पे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, किसकी बात कर रहे हैं अपन, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो सेल प्रेजेंट है, कौन कौन सी सेल प्रेजेंट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, कौन कौन सेल प्रेजेंट है, बेसिक 2 सेल है। एक सेल का नाम, एक तो जर्म सेल हो गई, कौन सेल, जर्म सेल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जर्म सेल, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्पर्म को और क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। मतलब जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, वो कहां होती है, अपने जर्म सेल में होती है। देन जो दूसरी सेल है, कौन सी, सेरोटाइल सेल, कौन सेल, सेरोटाइल सेल, ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होती है, न्यूट्रिशन के लिए। तो बड़ी बात है, इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि प्रोवाइड कर रही है कौन, आपकी सेरोटाइल सेल, जस्ट लाइक सपोर्टिंग सेल है ना, जिसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है हर तरीके से। एक सेल और मिलेगी उसके सराउंड में, जैसे कि अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिक, कौन सेल, लेडिक सेल है ना, जो कि ये सेल रिलीज करती है आपका टेस्टोस्टेरोन, क्या रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक, इंटरस्टिशियल सेल जो कि आपका, आपने एक हार्मोन पढ़ा होगा ICHS है ना, सॉरी ICSH, ठीक, इंटरस्टिशियल सेल सिक्रेटिंग हार्मोन, जो कि आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, रिलीज करता है। और ये ICSH जो रिलीज करता है आपके कहां, टेस्टिस पे वर्क करता है ना, किस सेल पे, सेल ऑफ लेडिक पे, और रिस्पॉन्सिबल होता है ये किसके लिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए, इसको स्टिमुलेट करता है और डेवलप करता है क्या, टेस्टोस्टेरोन। चलो अब देखो, जैसे कि अपन ने यहाँ पे 3 सेल देखी, कौन कौन सी, जर्म सेल, सेरोटाइल सेल और इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिक। ठीक, अब उनका स्ट्रक्चर देखो कि ये अपना क्या हो गया, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। बनी बात है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो अपने को जिसकी इनर लाइनिंग है वो भी ऐसे देखने मिलेगी, बनी बात है, ट्यूब है, जो कि ये इसका क्या हो गया, ल्यूमेन हो गया, ल्यूमेन मतलब खाली जगह, तो ये क्या हो गया, ल्यूमेन हो गया, मतलब सेल का जो अरेंजमेंट है वो इस पार्ट पे है, कहां, सेल का अरेंजमेंट है वो इधर है। तो जो सबसे लेयर है, ये तुम्हारी कौन सेल हो गई, सेरोटाइल सेल, कौन सी, ठीक, ये कौन सेल हो गई, सेरोटाइल सेल। देन दूसरी सेल की बात करो, ये हो गई अपनी कौन सी, ये कौन सेल हो गई, जर्म सेल। ये कौन सेल है, जर्म सेल, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक, ये कौन सेल होगी अपनी, जर्म सेल। ठीक, और जो तीसरी सेल है ये कौन सी हो गई, सेल ऑफ लेडिक। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन के लिए, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। इंटरस्टिशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि किसके किसके बीच है, सेल्स के बीच है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये किसका हो गया, अपने जो सेल का अरेंजमेंट है, क्या, सेल्स जो है इस तरीके से अरेंज है। तो जो आप एक पोर्शन देख सकते हो सेंटर वाला, क्या वो डेवलप है, यहां पे पूरा पूरा क्या है, वो ल्यूमेन है। बाकी जो सेल है वो इस तरीके से डेवलप है। तो जो ये सेल है ब्लैक वाली, कौन सी है, सेरोटाइल सेल। ठीक,
ग्रीन जर्म सेल, नाम में रखा हुआ है ना, जर्म सेल, मतलब वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो तीसरी सेल है वो कौन सी हो गई, लैडिक सेल, लैडिक सेल। ठीक, तो अब देखो भाई, अब देखो जो सर्टाइल सेल है, ठीक, ये सर्टाइल सेल का काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अपने एक तो सेल को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ ये कुछ चीजें भी रिलीज करती है, जैसे कि आपका ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है ना, क्या करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, देन एस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब जो अपना ये हार्मोन है, ये फर्टाइल सेल है, ये एस्ट्रोजन हो गया, एंड्रोजन हो गया, इसको क्या करती है, ये रिलीज करती है ना, उसके साथ बाइंड करने वाले प्रोटीन्स को ये क्या करती है, रिलीज करती है। बनी बात है, ताकि जब हार्मोन आएंगे तो उसके साथ क्या होंगे, बाइंड होंगे। साथ में जो एस्ट्रोजन भी है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके बेस पर, आपके फर्टाइल सेल के बेस पर। जो एस्ट्रोजन है वो रिलीज करती है आपकी कौन, एस्ट्रोजन को रिलीज करने वाला कौन सा है, आपका फर्टाइल सेल। तो ये इस तरीके से क्या है, और साथ में जो आपका एफएसएच के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है, एफएसएच को रिलीज करवाने के लिए, किसके लिए, एफएसएच। और एफएसएच क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि यहां पे भी रिस्पॉन्सिबल है जर्म सेल में। इस पर एक स्पर्मेटिड एक मैच्योर स्ट्रक्चर नहीं है, एक स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करने के लिए, कि मैच्योर स्पर्म, क्योंकि मैच्योर स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं या स्पर्म बोलते हैं, है ना। पर जो स्पर्मेटिड है वो कौन है, अपना जो जर्म सेल है वो डेवलप कर रही है। जो जर्म सेल है वो क्या डेवलप कर रही है, अपना स्पर्मेटिड डेवलप होने के बाद, मैच्योर होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, स्पर्मेटोजोआ में। ठीक, तो ये अपना कौन था, जर्म सेल था। और जो लैडिक सेल है वो जो लैडिक सेल है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपनी वो रिलीज करती है क्या, टेस्टोस्टेरोन इन प्रेजेंस ऑफ आईसी। अच्छा, अब इसको यहाँ पे इनिशिएट करने वाला कौन है, जो लैडिक सेल है इसको इनिशिएट करने वाला कौन है, जो जिससे वो रिलीज करे, अपना हार्मोन फॉर्म करे, LH, कौन, LH, लुटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, तो ये लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये क्या करता है, लैडिक सेल को स्टिमुलेट करता है। ठीक, और ये लैडिक सेल जो जब स्टिमुलेट होती है तो फॉर्म करती है क्या, टेस्टोस्टेरोन, क्या रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन। और ये फिर रिस्पॉन्सिबल होता है अपने किसके लिए, एस्ट्रोजन के डेवलपमेंट के लिए। तो जो टेस्टोस्टेरोन है फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसके, एस्ट्रोजन की। जो एस्ट्रोजन रिलीज करता है कौन, फर्टाइल सेल। तो यहां से जो LH लैडिक सेल ने रिलीज किया, सॉरी आपका LH रिलीज हुआ, LH ने किसको स्टिमुलेट किया, लैडिक सेल को। लैडिक सेल ने क्या रिलीज किया, टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये फर्टाइल सेल से रिलीज करवाएगा क्या, एस्ट्रोजन, क्या रिलीज करवाएगा, एस्ट्रोजन। ठीक, तो यहाँ पे जो फर्टाइल सेल है उसके काम न्यूट्रिशन का, एक नरस सेल भी बोलते हैं जिसको न्यूट्रिशन देती है, साथ में क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और एस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, मोलेनियन रेसेशन फैक्टर के लिए भी डेवलप रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, देन साथ में ये एक ब्लड टेस्ट बैरियर का भी काम करती है, मतलब प्रोटेक्ट करती है किससे, इन्फेक्शन से। ठीक, देन इसके बाद अगर और जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो किस पे होता है, आपके स्पर्म इस पे जर्म सेल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब अपन आगे बात करें कि जो हार्मोन्स है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस को कुछ फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि फर्टाइल सेल, अपन ने देखा फर्टाइल सेल ने क्या, तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं बेसिकली, कौन कौन से, एक फर्टाइल सेल हो गई, दूसरे क्या हो गए, हार्मोन्स हो गए, और तीसरा जो उसके साथ में जो सराउंडिंग के फैक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जो फर्टाइल सेल बेसिक तो दो चीजें, कौन कौन सी, एक तो फर्टाइल सेल और दूसरा हार्मोन्स। ठीक, अब जो फर्टाइल सेल है अपन ने देखा कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तो नरिश न्यूट्रिशन दे रही है, साथ में अपने को और क्या कर रही है, उस जगह पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हो गया, एस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हो गया, ये सब, और एस्ट्रोजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो पॉलीफेरेट करवा रही ना। एस्ट्रोजन का बेसिक काम क्या है, पॉलीफेरेशन का। और एफएसएच यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, क्योंकि एफएसएच रिलीज करता है किसको, किसको स्टिमुलेट कर रहा है, फर्टाइल सेल को। एफएसएच जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो जो कहां से रिलीज हो रहा है, आपको देखो एक्चुअल में, सपोज करो फर्टाइल सेल ये, ठीक, सपोज ये हो गया तुम्हारा क्या, पिट्यूटरी है ना, ये हाइपोथैलेमस और ये एंटीरियर पिट्यूटरी। यहां से रिलीज होता है
RH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के अंदर कितने हार्मोन आते हैं? 2 हार्मोन। कौन कौन सा? एक आता है तुम्हारा FSH और एक आता है LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये FSH रिलीज हुआ, किसने रिलीज करवाया? आपके एंटीहेपेटाइटिस से रिलीज हुआ। ये रिलीज हुआ और इसने आकर किसको स्टिमुलेट किया? ब्लैक से कौन थी? सेरोटाइल सेल। यहां पे सेरोटाइल सेल को इसने क्या किया? स्टिमुलेट किया। तो अब सेरोटाइल सेल क्या रिलीज कर रही थी? एस्ट्रोजन, बाइंडिंग प्रोटीन याद करो, ये एस्ट्रोजन। तो अब ये एस्ट्रोजन रिलीज करेगी, जो कि यहाँ जो जर्म सेल है इनको क्या कर रही है? इनिशिएट कर रही है डेवलपमेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को बढ़ा रही है। अब जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को बढ़ाएगी तो यहाँ पे क्या होगा? जो आपकी डिप्लॉइड सेल थी वो हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होगी। डिप्लॉइड सेल से वो मतलब जो सिंगल स्ट्रक्चर से वो अब अपने आप को क्या करेगी? डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब एक स्पर्मेटिड से वो स्पर्मेटोजोआ में उसको कन्वर्ट करेगी। उस टाइम पे जो बाकी चीजें, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, बाकी चीजें वो उस पे वर्क करेगी। देन जो आपकी दूसरा हार्मोन है कौन सा? LH। ठीक, ये LH आपकी किस सेल को स्टिमुलेट कर रही है? लैडिक सेल को। ठीक, ये लैडिक सेल को स्टिमुलेट किया इसने और इसने रिलीज किया क्या? टेस्टोस्टेरोन। क्या रिलीज किया? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? आपके एस्ट्रोजन के लिए, है ना। ये टेस्टोस्टेरोन इसको क्या कर रहा है? एस्ट्रोजन को फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? एस्ट्रोजन को फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे FSH और LH कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। अब इस पे ये तो क्या हो गया? किसकी बात थी? अपने सेरोटाइल सेल की। अब वहीं पर अगर आप हार्मोन की बात करोगे, जैसा कि अपने देखा, अपना फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया। ग्रोथ हार्मोन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ हार्मोन क्यों? क्योंकि उस स्पर्मेटिड को डेवलप करने के लिए, एक कंप्लीट स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनाने के लिए जो उस पे ग्रोथ हो रही है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो यहाँ पे इस तरीके से क्या करता है? वर्क करता है। ठीक, तो ये था आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर किसका? स्टेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। ठीक, अब यहां से देखो, अब यहां पे जो किसका फॉर्मेशन हुआ? स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, अब जब स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका? स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ, तो ये यहाँ पे जो उसकी प्रोसेस हुई स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट, जब एक मैच्योर स्पर्म बन गया तो ये मैच्योर स्पर्म कहाँ आ गया? कहाँ गया? ल्यूमेन पे। ठीक, ऐसे ही मल्टीपल, क्योंकि अलग अलग सेल से बन रहे हैं, तो अब ये जो स्पर्म है ये कहाँ आ गए? ल्यूमेन में आ गए, है ना। अब ये ल्यूमेन से बड़ी बात है, जो इसका ये हिस्सा है ल्यूमेन में आ गए और ये ल्यूमेन से होते हुए ये कहाँ जाएंगे? अपने किस पार्ट पे? एपिडाइडमिस, है ना। बड़ी बात है, वहां से अपना पूरा रेड टेस्टिस, वहां से इफ्रेंस है, एपिडाइडमिस और एपिडाइडमिस होती है वहां सा डिफरेंस। ठीक, तो यहाँ पे जो अपन ने स्ट्रक्चर देखा था, जो कि ये स्ट्रक्चर पे जो स्पर्म थे वो किस फॉर्म में थे? नॉन मोटाइल थे। कैसे थे वो? मोटाइल नहीं थे, नॉन मोटाइल थे। क्यों? क्योंकि इसका जो नेचर था अभी वो डिफरेंट था। क्योंकि यहाँ पे वो मोटाइल कब होते हैं? जब अपने सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं और जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, जब ये इसके साथ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट का एरिया है? 10% का। बाकी जो 60% कवर करता है वो कौन है? आपका सेमिनल वेसिकल्स। और जो 30% कवर करता है वो कौन है? आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो कैसा होता है? बेसिकली मिल्की अपीयरेंस का होता है। ठीक, और जो सेमिनल वेसिकल से जो सिक्रीशन होते हैं, जो सेमिनल फ्लूइड रिलीज होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, तो उसकी वजह से, क्योंकि अगर आप नॉर्मली बात करो तो जो वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? एसिडिक नेचर की होती है, जिसका एसिडिक नेचर लगभग आपको 3.5 to 4 के अराउंड उसका पीएच मिलेगा। ठीक, लेकिन जो सीमेन होता है वो कैसा होता है? बेसिकली वो अल्कलाइन नेचर का होता है, जिसका पीएच जो है वो आपको 7 to 7.5 से अराउंड देखने मिलेगा। जिसकी वजह से जो वेजाइना है ना, इसको क्या करता है? वो एसिडिक से अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। और साथ में जो सेमिनल वेसिकल्स में जो प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है? अपने
सेमिनल वेसिकल्स में न्यूट्रिटिव सब्सटेंस प्रेजेंट है, क्योंकि फ्रुक्टोज, बेसिकली क्या, फ्रुक्टोज, क्यों, क्योंकि बनी बात है वहां पे जैसे एजुकेशन के बाद वहां पे अब क्या प्रेजेंट, स्पर्म प्रेजेंट, तो वो उसको क्या करेगा उस टाइम के लिए न्यूट्रिशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो सेमिनल वेसिकल्स वहां पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर था जिसपे अपन ने ये चीजें देखी, और यहां से फिर वो क्या होता है, एपिडर्मिस से होते हुए स्पर्म जो है एजुकेट सेमिनल वेसिकल्स जिसको इस तरीके से क्या करता है, सपोर्ट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको मिल्की अपीयरेंस देता है, और वो प्रोस्टेट के थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू एजुकेट हो जाता है। तो अपन ने स्टार्टिंग पे उसके पार्ट्स देखे थे वो किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर था ये अपना किसका है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और स्पर्म का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है जिसमें से अपने हार्मोन्स एफएसएच और एलएच रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेस्टोस्टेरोन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एस्ट्रोजन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, एफएसएच और एलएच ये सब क्या करते हैं, उसको सपोर्ट तरीके से प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक, कोई डाउट, कंफ्यूजन? अपना जो टेस्टिस है वो कुछ हार्मोन रिलीज करता है ना, जैसे कि एक तो हो गया टेस्टोस्टेरोन, दूसरा डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और एक एंड्रोस्टेंडियोन, ये 3 हार्मोन जो है रिलीज करता है कौन, अपना टेस्टिस। ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चर है किसका, ये स्पर्म का। ठीक, अब जैसा अपन ने देखा इसके आगे क्या है कि स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या, पहली चीज तो उसपे भी इंपॉर्टेंट क्या कि सीमेन। ठीक, बड़ी बात है, जो अपन ने देखा कि जो अभी तक अपन ने पढ़ा ये स्पर्म प्रेजेंट किस में है, सीमेन में प्रेजेंट है। अब ये सीमेन में क्या क्या है, 10% अपना क्या है, स्पर्म काउंट है, देन 60% क्या है, सेमिनल वेसिकल्स है, और 30% क्या है, प्रोस्टेट फ्लूइड है। ठीक, तो ये सब ओवरऑल क्या कितना बन गया, 100 है। एक जो इसका वॉल्यूम है एक एजुकेशन में, है ना, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एक एजुकेशन में जिसका वॉल्यूम है कितना होता है, 2 to 6 ml पर एजुकेशन। ठीक, एक एजुकेशन में जो डिस्चार्ज होता है, एजुकेट होता है, वो कितना होता है, 2 से 6 ml का होता है। जो इसका पीएच है, जो सीमेन का जो पीएच है वो कितना है, 7.5 का है, जो कि किस नेचर का है, अपने अल्कलाइन नेचर का है। देन अगर आप इसके काउंट की बात करो तो स्पर्म काउंट की अगर बात करो तो नॉर्मल जो स्पर्म काउंट है अराउंड 50 to 100 मिलियन, कितना, 50 to 100 मिलियन या 52 to 150 मिलियन भी तुमको देखने मिलेगा। अगर आपने इसके सर्वाइवल टाइम की बात करो तो इसका जो सर्वाइवल टाइम है वो कितना है, 24 to 48 आवर, 24 to 48 आवर आफ्टर एजुकेशन। किस पे, पर बॉडी टेम्परेचर पे, एजुकेशन का किस पे, बॉडी टेम्परेचर पे। पर अगर मेल जेनिटल ऑर्गन की बात करो तो ये इस पे काफी लंबे समय तक लॉन्ग ड्यूरेबल रहता है। पर एजुकेशन के बाद जिसका नॉर्मल है 24 to 48 आवर। ठीक, आफ्टर एजुकेशन एट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर में चीज होनी चाहिए। मोटिलिटी की बात करो, जिसकी स्पीड, जो चलने की जो रेट है वो क्या है, 3 mm पर मिनट। ये 3 mm पर मिनट की रेट से कौन, स्पर्म जो है वो चलता है। ठीक, तो यहां से जो ये है ये किसका है, आपका एक ये स्पर्म काउंट हो गया। ठीक, ये सर्वाइवल टाइम हो गया किसका, स्पर्म का, और मोटिलिटी हो गई किसकी, स्पर्म की। देन जो नॉर्मल वैल्यू है किसकी हो गई, सीमेन की, और पीएच है ना जो किसका है, सीमेन का। चलो अब देखो जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसका, स्पर्म का, जिसको इसने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। ये जो हिस्सा तो आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, हेड। ठीक, देन जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये क्या है, नेक, ये क्या है, नेक। देन ये वाला हिस्सा क्या है, बॉडी, और ये टेल। ठीक, अब अगर आप इसके हेड की बात करो, है ना, हेड का जो लेंथ है वो कितनी होती है, लगभग 3 to 5 mm, जिसकी लेंथ होती है कितनी होती है, 3 to 5 mm। और अगर इसके विड्थ की बात करोगे, सॉरी हाँ, म्यू, है ना, कितने, 3 to 5 म्यू। और अगर आप इसके विड्थ की बात करो तो इसका जो विड्थ होता है वो लगभग कितना होता है, 3 म्यू अराउंड होता है, कितना, लगभग 3 म्यू। ठीक है, देन अब इस पे आप देखो क्या प्रेजेंट है, एक एक्रोसोम प्रेजेंट है। क्या, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब, अब देखो ये सपोज करो ये हेड हुआ, किसका पार्ट, ये हेड का पार्ट, स्पर्म के हेड का पार्ट है। अब ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ, हेड ऑफ स्पर्म। ठीक, और ये क्या हुआ, ओवम। ठीक, तो जब ये ओवम बंद है तो अब जब यहां से जब स्पर्म, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हेड के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। तो ये जो एक्रोसोम का स्ट्रक्चर है, ये एक्रोसोम जाकर कहां अटैच होता है, आपके
ओवम में, है ना। और ओवम में अटैच होने के बाद ये वाला पोर्शन डिसॉल्व होता है और न्यूक्लियस को अंदर की ओर भेज देता है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये हेड है ये कंप्लीटली इंटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। जो एक्रोसोम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। देन जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है कौन सा? नेक। बड़ी बात है, इसमें आपको दो नाम मिलेंगे। यहाँ से चीज को डिवाइड करता है हेड और बॉडी के पोर्शन, जिसको अपन बोलते हैं क्या? एंटीरियर एंड नोब एंड पोस्टीरियर एंड नोब। देन आप इसके बाद बात करो किसकी? बॉडी की, जिसपे आप देख सकते हो बहुत सारे स्पाइरल फिलामेंट है जो कि उसको क्या करके रखे, घेर के रखे हुए हैं। अब जो बॉडी वाला स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारे, आप जो ये इसका जो इंटरनल येलो कलर वाला पार्ट दिख रहा है, इसमें क्या प्रेजेंट? साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, साइटोप्लाज्म मतलब है ना, आपको जितने ऑर्गेनेल्स से देखने मिलेंगे। अब इस पार्ट पे, इस पे पूरा आपको क्या मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिलेगा। बॉडी वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा संख्या में एक तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और दूसरा टेल वाले पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। उसके पीछे का रीजन, क्योंकि जब इसमें मोटिलिटी होती है, जब इसमें चलता है, तो बड़ी बात है यहाँ पे भी एनर्जी उसको ज्यादा चाहिए और इसको आगे की ओर रोटेट करने के लिए भी एनर्जी ज्यादा चाहिए, जो कि कौन कैरी करके रखा है? अपना माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या और टेल रीजन पे माइटोकॉन्ड्रिया आपको काफी ज्यादा देखने मिलेगी। ठीक, देन यहाँ पे फिर आगे आता है क्या? इसका जो एक्सियल फिलामेंट है ना, किसका? जिसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। देन एंड ऑफ डिस्क, जहां से ये वाला स्ट्रक्चर अलग होता है, किसका? बॉडी वाला स्ट्रक्चर अलग होता है और स्टार्ट होता है क्या? टेल, जिसमें क्या? चीफ पीस ऑफ टेल। बनी बात है, ये जो एक पीस जो बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या? चीफ पीस ऑफ टेल। और जो लास्ट का पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं क्या? टर्मिनल पीस ऑफ टेल। ठीक, अगर आप इसके हेड की बात कर, बॉडी की बात करो, तो इसका जो बॉडी है वो, इसकी जो लेंथ है लगभग 5.9 म्यू होती है और जो इसकी विड्थ है वो लगभग 1 म्यू की होती है। ठीक है, इसका हेड का, और इसका जो एंटीरियर पोर्शन है ना हेड का, वो काफी थिन होता है। ठीक है, देन इसके बाद ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपका क्या? स्पर्म का, और आपको इसमें इतनी चीजें देखने मिलेंगी और किस तरीके से फर्टिलाइज करता है, क्योंकि जिसका मेन फर्टिलाइजेशन वाला पोर्शन है वो कहलाता है, वो क्या है? हेड, जो कि ओवम के साथ इंटर करता है और फर्टिलाइज करता है, और हैप्लॉइड सेल, बोथ हैप्लॉइड सेल कन्वर्ट इनटू डिप्लॉइड सेल। ठीक, और वो उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। देन वही फर्स्ट सेल, अब फर्टिलाइजेशन के बाद 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, मोरुला स्टेज। तो ये आगे चल के फिर क्या करता है? एक अपने डेवलपमेंट के लिए, फीटल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है किसका? स्पर्म का। कोई डाउट? ठीक, चलो।